और अब बारी है आज के बिग एंड बोल्ड की। हर एक वो खबर जो आप चाहते हैं जैसी बिल्कुल वैसी, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, बिग एंड बोल्ड। आज की आउटस्टैंडिंग खबरों की शुरुआत करता हूं। ये रही वो खबरें जो सबसे पहले आपके सामने उस तरीके से होंगी जैसे आप चाहते हैं। देखिए, सीमा पार उस साजिश की बात यहां पर होगी जिसे योगी की पुलिस ने डिकोड किया है। सीमा पार से वो साजिश कौन सी है और योगी की पुलिस ने अभी तक कौन से फैक्ट्स इसके बारे में उजागर किए हैं। सीमा पार से साजिश का पूरा खुलासा। बात अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की भी होगी। 24 की जंग में कौन किसके साथ, पूरी लिस्ट आपके सामने होगी। ये पूरी फहरिस्त क्या कहती है वो आपको बताऊंगा। और खबर महायुद्ध की भी होगी। क्रिमिया पर ज़ेलेंस्की का हमला क्या है, पुतिन का प्लान बदला, ये पूरी खबर आपके सामने होगी। बिग एंड बोल्ड में आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया में कहां कहां भस्मासुर ने मचा रखा है हाहाकार। वो भस्मासुर कौन है और हाहाकार कैसा, वो खबर। लेकिन उससे पहले शुरुआत पाकिस्तानी सीमा गुलाम हैदर की अहम खबर के साथ। सीमा हैदर मामले की जांच अब यूपी एटीएस ने अपने हाथ में ले लिया है, जिसके बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। यूपी एटीएस सीमा हैदर की पाकिस्तान से दुबई और फिर नेपाल होते हुए भारत आने की पूरी जानकारी जुटा रही है। सीमा के फोन नंबरों और उसके पूरे परिवार की प्रोफाइल भी जुटाई जा रही है। यूपी एटीएस को नेपाल में रहने के दौरान सीमा कहां कहां गई, उन रूट की जानकारी मिली है। अब सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। साथ ही कई लोगों से पूछताछ भी संभव है। वहीं आज दोपहर सीमा हैदर के घर पुलिस की टीम पहुंची थी। पूछताछ के लिए उसे अपने साथ ले गई थी। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, महिला पहलवानों के यौन शोषण से जुड़े मामले में टाइम्स नाउ नवभारत को चार्जशीट की कॉपी मिली है। दिल्ली पुलिस की 1599 पेज की चार्जशीट में पीड़ितों ने न सिर्फ आप बीती बताई है बल्कि उन जगहों का भी जिक्र किया है जहां पर ये गंदी हरकतें की गई थी। इस कॉपी के मुताबिक महिला पहलवानों ने बयान आईपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए हैं, जिसमें उन्होंने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की कहानी विस्तार से बताई है। इस चार्जशीट में पीड़ित पहलवानों ने बताया है कि किस तरीके से फेडरेशन की सत्ता पर बैठे व्यक्ति ने उन्हें अपना शिकार बनाने की कोशिश की। पहलवानों के बयान और महिला पुलिस ऑफिसर और एक काउंसलर की मौजूदगी में दर्ज किए गए। चार्जशीट में कुछ गवाहों के बयान भी दर्ज हुए हैं। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर, भोपाल से दिल्ली आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। ट्रेन की C14 बोगी में आग लगने के बाद ट्रेन को बीना स्टेशन से पहले रोकना पड़ा। C14 बोगी में 36 यात्री सवार थे जिन्हें सुरक्षित उतार लिया गया। मामले की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग कोच के बैटरी बॉक्स में लगी थी। और अब बिग एंड बोल्ड में अगली खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। 2024 की पॉलिटिकल पिक्चर क्लियर हो चुकी है। चुनावी महाजंग में कौन किसके संग है, पूरी खबर बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स में आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आज की 5 और अहम खबरें बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल क्विक टेक से पहले ये क्विक टेक्स देखिए। जम्मू कश्मीर सरकार ने 3 कर्मचारियों को आतंकवादियों की मदद के आरोप में बर्खास्त कर दिया है। जिन कर्मचारियों पर गाज गिरी है उसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी के पीआरओ, राजस्व विभाग के अधिकारी और पुलिस कांस्टेबल शामिल हैं। गाजियाबाद के 35 पुलिस वालों के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पुलिस वालों पर आरोप है कि इन्होंने एक महंत के परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाया था, जिसकी वजह से परिवार को जेल की हवा खानी पड़ी थी। केदारनाथ मंदिर में मोबाइल फोन ले जाने पर बैन लगा दिया गया है। मंदिर परिसर में श्रद्धालु अब न तो तस्वीरें ले सकेंगे और न ही वीडियो बना सकेंगे। यह फैसला बद्री केदारनाथ मंदिर समिति ने लिया है। गोवा के दूधसागर वाटरफॉल जाने वाले यात्रियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये टूरिस्ट वाटरफॉल का आनंद लेने पहुंचे थे, लेकिन रेलवे पुलिस ने इन्हें पहले ही रोक दिया। इसके बाद पर्यटकों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। दरअसल मानसून के खतरों को देखते हुए इन्हें झरने के पास जाने की मनाही है। आज सावन का दूसरा सोमवार है। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। वाराणसी, प्रयागराज और हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थलों पर भक्तों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। और अब बहुत जल्दी से देखिए बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल खबरें। शुरुआत इस अहम खबर के साथ, दिल्ली में कल होने वाली एनडीए की बैठक में 38 पार्टियां शामिल हो सकती हैं। यह दावा किया है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा ने कहा कि देश में एनडीए का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। विपक्ष के पास न तो नेता बचे हैं और न नीयत। हालांकि अभी तक बीजेपी की तरफ से 30 पार्टियों के शामिल होने की जानकारी थी। अब कल ही इस बात का खुलासा होगा कि बाकी की 8 पार्टियां हैं कौन सी। वहीं आज बेंगलुरु में शुरू हुई विपक्षी दल की बैठक में 26 पार्टियों के नेता जुटे। बैठक में सोनिया गांधी शामिल हुई। वहीं अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद केजरीवाल भी बैठक में पहुंच गए हैं, जबकि शरद पवार कल बैठक में शामिल होंगे। आज वो बैठक में नहीं गए। 2024 की सियासी जंग दिलचस्प होती जा रही है।
एक तरफ जहां विपक्षी महागठबंधन अपनी ताकत दिखा रहा है, तो वहीं एनडीए का कुनबा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कहा जा रहा है 30 नहीं, ये 38 होंगे। पूरी रिपोर्ट देखिए। 24 के रण में मोदी ब्रिगेड को चित करने के लिए बेंगलुरु में आज विपक्षी दलों की दूसरी मीटिंग हुई। 2 दिनों तक चलने वाली मीटिंग के 3 बड़े एजेंडे हैं। पहला, सीट शेयरिंग, दूसरा, यूपीए का नया नाम, और तीसरा, लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकजुटता। तीसरा मुद्दा विपक्ष के लिए इसलिए अहम है क्योंकि पार्टियों की संख्या 15 से बढ़कर 26 हुई जरूर है, लेकिन अब भी असमंजस बरकरार है। बड़ी पार्टियों के मतभेद खत्म नहीं हो रहे, जबकि 2 बैठकों के बीच सियासी समीकरण काफी बदले भी हैं। सबसे मजबूत माने जा रहे शरद पवार भी एनसीपी में 2 फाड़ के बाद कमजोर हो चुके हैं और वो आज की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। हवाला दिया गया कि महाराष्ट्र में मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में शरद पवार कल सुप्रिया सुले के साथ बेंगलुरु पहुंचेंगे। वहीं विपक्ष के 26 के जवाब में एनडीए 30 साबित होती दिख रही है। विपक्ष की तर्ज पर 18 जुलाई को ही एनडीए भी शक्ति प्रदर्शन करेगा, लेकिन इस बार एनडीए में 24 नहीं 30 पार्टियां शामिल होंगी। एनडीए ने इस बार 6 नए सदस्यों को भी न्योता भेजा है, जिसमें अजीत पवार गुट का एनसीपी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी शामिल है। और अब इसमें 8 और जोड़ लीजिए, वो 8 कौन कौन सी होंगी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन शरद पवार भले ही महाराष्ट्र विधानसभा सत्र का हवाला देकर विपक्ष की बैठक में शामिल ना हुए हों, लेकिन आज जब कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया तो ना ही शरद पवार गुट का कोई विधायक मौजूद था और ना शरद पवार दिखाई दी। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। ये है अगली अहम खबर। महाराष्ट्र की सियासत के बाद ये अगली खबर। अलग होने के 14 दिन बाद अजीत पवार ने 24 घंटे में दूसरी बार अपने चाचा शरद पवार से मुलाकात की, जिसके बाद सूबे की सियासत गर्मा गई। अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल भी शरद पवार से मिलने पहुंचे। तीनों नेताओं के बीच 45 मिनट तक बातचीत हुई, जिसके बाद शरद पवार ने बागी विधायकों से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष की बैठक में शरद पवार को जाने से रोकने के लिए अजीत गुट पूरी ताकत लगा रहा है। और एनडीए की कल होने वाली मीटिंग से पहले आज चिराग पासवान ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। माना जा रहा है कि उन्होंने हाजीपुर लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है, जिसके बाद एक बार फिर से चाचा और भतीजे आमने सामने। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस से कहा, हाजीपुर में चिराग का क्या है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने यह कहा है कि हाजीपुर में आखिर चिराग का है क्या। एनडीए में कई पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियों की तरह ही चिराग पासवान को भी बुला लिया गया है, लेकिन बुलाने से कुछ नहीं होगा। आपको बता दें कि हाजीपुर लोकसभा सीट से पशुपति पारस सांसद हैं, लेकिन इस बार जमुई से सांसद और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने इस सीट पर दावेदारी ठोकी है। वहीं पशुपति का कहना है कि सीट उनके भाई ने उन्हें सौंपी थी, इसलिए यहां से वही चुनाव लड़ेंगे। चाचा भतीजे की ये लड़ाई असल में इस पार्टी के लिए, समर्थकों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। और अब अगली अहम खबर का रुख करते हैं। दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी से जुड़ी हुई यह खबर देखिए। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले को 5 जजेस की संविधान पीठ को भेजना चाहते हैं। फिर संविधान पीठ तय करेगी कि क्या केंद्र इस तरह से संशोधन कर सकता है या नहीं। हालांकि इस मामले में अभी तक फैसला नहीं हुआ है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। इसके अलावा डीईआरसी यानी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन की नियुक्ति के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस मामले में दिल्ली के सीएम और एलजी को आपस में बैठकर बात करना चाहिए। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को एक साथ बैठकर फैसले करने चाहिए। और अब अगली अहम खबर। मुख्तार अंसारी के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए उमर अंसारी को अग्रिम जमानत दी है। साथ ही यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। उमर अंसारी अभी जेल में है। उस पर आपराधिक साजिश रचने और फर्जी तरीके से संपत्ति अपने नाम करने का आरोप था। आपको बता दें कि उमर अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबीएसपी से विधायक है और राजभर की पार्टी कल ही एनडीए में शामिल हुई है। यूक्रेन का क्रीमिया में हमला, पुतिन का प्लान बदला। ये पूरी खबर आगे आप देखेंगे बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में, लेकिन पहले आप देखिए पॉलिटिक्स की कुछ और अहम खबरें। बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल क्विक टेक्स। यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता दारा सिंह चौहान और बीजेपी में शामिल हो गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। पिछले दिनों दारा सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने घोसी के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। 24 जुलाई को राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से पहले ही कई नेताओं की सीट कंफर्म होती दिख रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन समेत 11 नेता राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जा सकते हैं। दरअसल कई सीटों पर डमी कैंडिडेट हटा दिए जाने के बाद इनकी जीत तय मानी जा रही है।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब बड़े स्तर पर आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रही है। 17 जिलों में निकाली जाने वाली इस यात्रा की शुरुआत 19 जुलाई को सीधी से होगी। राज्य में 47 आदिवासी सीटें हैं और इनमें से ज्यादातर पर कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए प्रदेश में आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को लोगों के बीच उठाएगी। सेंथिल बालाजी के बाद तमिलनाडु की डीएमके सरकार के एक और मंत्री के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है। सोमवार को तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी और उनके सांसद बेटे गौतम सिगामणि के ठिकानों पर छापेमारी की गई। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई। पोनमुडी पर आरोप है कि साल 2007 से 2011 के बीच खनन मंत्री रहते हुए उन्होंने खनन लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। साथ ही उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में एनसीबी की तरफ से जब्त किए गए 1,44,000 किलोग्राम ड्रग को भी नष्ट किया। अमित शाह ने कहा कि देश में नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। और अब बहुत जल्दी से देखिए बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग पहली अहम खबर। मौसम जाहिर है इस समय बहुत अहम खबर बना हुआ है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों का मौसम सितम भरा है। कुछ दिन की राहत के बाद एक बार फिर हिमाचल के कुल्लू में बारिश के बाद बादल फटने से बड़ी तबाही मच गई। घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि बादल फटने के बाद आए मलबे में वहां कई मकान उस मलबे की वजह से टूट गए और गाड़ियां बह गई। कुल्लू के अलावा सोलन और चंबा में भी बारिश की वजह से क्या तबाही हुई देखिए इन तस्वीरों में। बहुत नुकसान पहुंचा। चंबा में पहाड़ खिसकने की वजह से रास्ता जाम हो गया और कई गाड़ियां सड़क के दोनों तरफ फंस गई। उधर सोलन में के बद्दी में उफान पर आई नदी में डूब रहे बच्चे को और एक आदमी को बचाने का वीडियो भी सामने आया है। इस नदी में पुलिस ने कई घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उस बच्चे और आदमी को बचाने में आखिरकार कामयाबी हासिल की। कुल्लू मंडी नेशनल हाईवे से चट्टान खिसकने की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। सड़क पहले से ही बंद थी और इसे खोलने का काम किया जा रहा था, तभी एक बड़ी चट्टान पहाड़ से खिसककर जेसीबी में जा गिरी। मौके पर काम कर रहे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, जबकि जेसीबी ड्राइवर भी वक्त रहते आखिरकार कूद गया। और अब अगली अहम खबर अमेरिका से। अमेरिका के कई राज्य इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहे हैं। अमेरिका में इतनी गर्मी पड़ रही है कि आपको यकीन नहीं होगा। कैलिफोर्निया में तापमान 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कैलिफोर्निया में एक जगह है जिसे डेथ वैली के नाम से जाना जाता है। उस डेथ वैली में एक टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है, उसी पर यह तापमान 56 डिग्री ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया है। मतलब ये कहा सुनी की बात नहीं है, टेम्परेचर वहां रिकॉर्ड हुआ है इस टेम्परेचर मीटर में। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली का तापमान 32 से 34 डिग्री के बीच चल रहा है और यहां अभी आप उमस और गर्मी से परेशान हैं। कल्पना कीजिए कि इससे कहीं ज्यादा 20 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अगर टेम्परेचर में हो जाए तो आपका शरीर क्या महसूस करेगा। अब सोचिए कि अमेरिका जहां ठंड पड़ने के लिए, बर्फबारी के लिए आप जिस जगह को जानते हैं, वहां 56 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरी दुनिया में किस तरीके से पड़ रहा है। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। मानसून में जब बारिश होने के बाद धूप निकलती है तो उमस बेहद ज्यादा बढ़ जाती है। इस मौसम में बिना एसी के काम चलता ही नहीं। राहत पाने के लिए लोग सारा दिन एसी चलाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सारा दिन एयर कंडीशनिंग में बैठे रहना आपकी सेहत के लिए कैसा होगा। लगातार एसी में बैठे रहने से बॉडी से पसीना नहीं निकलता और ऐसे में शरीर डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता और इसकी वजह से ड्राइनेस और झुर्रियों की समस्या वक्त से पहले बढ़ जाती है। साथ ही मांसपेशियों में अकड़न बढ़ जाती है, सर्वाइकल की समस्या, गठिया, कमर दर्द की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। एसी में लगातार रहने से मोटापे से लेकर एलर्जी और सांस से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। अस्थमा अगर किसी को है तो और ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में एसी का इस्तेमाल करने में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। एयर कंडीशन का कम से कम इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा जरूरत होने पर ही इस्तेमाल करें। पानी भरपूर पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। तापमान एसी का हो सके तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मेंटेन करें। रूम में वेंटिलेशन भी बीच बीच में देते रहें। कुछ देर में खिड़की और दरवाजा खोलते रहें ताकि वहां का जो नेचुरल एम्बियंस है वो बना रहे। अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। अगली अहम खबर खेल के मैदान से है। स्पेन के 20 साल के खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज विंबलडन के नए बादशाह बन गए हैं। विंबलडन के फाइनल मुकाबले में कार्लोस ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 5 सेट्स तक चले मुकाबले में मात दे दी है। मुकाबला करीब 5 घंटे तक चला, जिसे कार्लोस ने 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 से जीता। कार्लोस के करियर का यह दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है और नोवाक जोकोविच अपना 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने से चूक गए। आपको बता दें कि सन 2002 से लेकर 2022 तक 20 सालों में रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और एंडी मरे, यही 4 खिलाड़ी विंबलडन का खिताब जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार 20 साल के कार्लोस ने खिताब जीतकर अपना झंडा फहरा दिया। और अब खबर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरियों की तलाश में है।
ये देखिए जरा, यूपीएससी ने पद निकाला है डेप्यूटी आर्किटेक्ट का। आवेदन कर सकते हैं upsc.gov.in पर। आखिरी तारीख है 27 जुलाई। राजस्थान हाई कोर्ट ने पद निकाला है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का। आवेदन कर सकते हैं hcraj.nic.in पर। आखिरी तारीख है 2 अगस्त। और हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पद निकाला है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का। आवेदन कर सकते हैं आप hpsc.gov.in पर 18 जुलाई से पहले। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। अगली अहम खबर चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई। चंद्रयान 3 ने अपना तीसरा इम्तिहान भी पास कर लिया है। इसरो ने एक ट्वीट करके बताया है कि सेकंड ऑर्बिट रेंजिंग प्रक्रिया को भी सफलतापूर्वक चंद्रयान ने पूरा कर लिया है। इसका मतलब यह है कि अब चंद्रयान 3 पृथ्वी के तीसरे ऑर्बिट में पहुंच गया है। हम तीसरा टेस्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 14 जुलाई को लॉन्च के साथ पहले इम्तिहान को उसने पास किया था और अब ये ऑर्बिट करते जाने गई। ये कुल मिला के 6 बार इस तरीके से उसको राउंड लगाना है और इसमें 3 राउंड उसने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिए हैं। और अब आपको दिखाता हूं ये ट्रेंडिंग अहम खबरें क्विकली। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बुल्स के पावर के आगे बियर्स हथियार डालते नजर आए। सेंसेक्स और निफ्टी एक बार फिर नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। सेंसेक्स 529 अंक चढ़कर 66,590 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 147 अंक चढ़कर 19,712 पर क्लोज हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर हफ्ते के पहले दिन गोल्ड और सिल्वर के रेट में गिरावट देखी गई। सोना 160 रुपए गिरकर 59,156 प्रति 10 ग्राम और सिल्वर 268 रुपए टूटकर 75,700 रुपए प्रति किलो पर बिकी। पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का कल उद्घाटन होना है। पीएम नरेंद्र मोदी इस वर्ल्ड क्लास टर्मिनल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 710 करोड़ रुपए की लागत से बनी स्टेट ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग के शुरू होने से अंडमान निकोबार में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। नया टर्मिनल सालाना लगभग 50 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा।